अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू टू एवरीवन। जैसा आपको पता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो आपका सिक्स्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, आई थिंक 22 दिसंबर आपका पेपर है। तो जो आपके जो 4 यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट मैंने पढ़ाया है, लेकिन जो फर्स्ट यूनिट है वो वीडियो मैंने उस टाइम बनाया था। उस टाइम जो एग्ज़ाम चल रहे थे ना, वो MCQ बेस्ड पैटर्न था उस टाइम। वो मैंने उसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने वो लेक्चर बनाया था। मैंने वो उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था क्योंकि उस टाइम MCQ बेस्ड था। मैं क्या कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह आज या कल ही आपको एक वीडियो मिलेगा फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि जो आपका फर्स्ट यूनिट है ना, ये आपको नियर अबाउट 40 मार्क्स का यूनिट है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट ही आपकी जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ये बेस बनती है, ठीक है। और आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस यूनिट को। तो अब जो दूसरा यूनिट है, ये मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। आप वो 2 वीडियोस मेरे चेक करना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम प्लेलिस्ट चेक करना। आपको इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जो थर्ड यूनिट है, मैंने अभी ये नहीं पढ़ाया है, ये अभी पेंडिंग में है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और थोड़ा इसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे लगा तो मैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ इस यूनिट में डिस्कस करूँगा, बाकी उतना आपको नहीं पढ़ना है। और जो फोर्थ यूनिट है, ये मैं आज कवर करूँगा एक ही लेक्चर में। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, ये कंप्लीट पढ़ाऊँगा। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, ये भी पढ़ाऊँगा। और जो पार्टी सिस्टम है, इसमें भी थोड़ा आपको आइडिया दूंगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूनिट है, जिसने वो मेरा वीडियो देखा है वो भी ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर से रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको आज लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जो अपना फोर्थ यूनिट है शुरू करते हैं। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्चुअल में है क्या। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है, इसका काम है टू कंडक्ट इलेक्शंस फेयरली एंड स्मूथली। इसका काम यही है कि इसको इलेक्शंस कराने हैं हमारे देश में, जिसमें मतलब कुछ करप्शंस ना हो, कुछ इधर उधर का मसला ना हो। स्मूथली एंड फेयरली इलेक्शंस इसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको हम क्यों बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हम क्यों नहीं बोलते हैं नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सेंटर में भी इलेक्शन यही कंडक्ट करता है। और जो स्टेट में होते हैं इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के जो होते हैं इलेक्शंस, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है इलेक्शंस। बस जो पंचायत राज के इलेक्शंस होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 73rd किससे डील करता है, पंचायत से, और 74th अमेंडमेंट किससे डील करता है, अर्बन गवर्नमेंट से। तो उनको जो इलेक्शन है उनको खाली कंडक्ट करता है जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। बाकी जो भी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, गवर्नर का हो, जो भी आते हैं नेशनल में और स्टेट में, उनको खाली कौन इलेक्शंस कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जो पहला रोल है वो यही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट एंड एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू से नहीं आया है, कि ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये हमारे किस पार्ट में आता है, पार्ट 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि हमें पता है 22 पार्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 15 पार्ट जो है वो डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और आर्टिकल्स कौन कौन कवर करता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें पता है 470 एट प्रेजेंट आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 324 से लेके 329 तक जो आर्टिकल्स है, ये डील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। क्यों, इसीलिए ऑटोनॉमस बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, ये किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू से नहीं आया है। जो बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू से आती है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन कंडक्ट स्मूथ इलेक्शंस ऑन नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ कंट्री। जो कि मैंने आपको बोला है, इसका काम ही पहले यही है कि इसको इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं हमारे देश में, चाहे फिर स्टेट के इलेक्शंस हो या नेशनल के इलेक्शंस हो या डिस्ट्रिक्ट के क्यों ना हो। खाली जो पंचायत ग्राम सभा के इलेक्शन है उनको कौन कंडक्ट करता है, उनको स्टेट का ही जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वही कंडक्ट करता है। जो ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहली बार एस्टैब्लिश हुई हमारे देश में 1950 में। और जो हमारा पहला जनरल इलेक्शन है वो किसके बीच में हुआ, 1951 से लेके 1952 तक पहला जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है। और इनकी एक गूगल से एप्लीकेशन भी एक प्ले स्टोर में, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना है।
जो इलेक्शंस है इसको हम कहते हैं ये टूल है हमारी डेमोक्रेसी का, ठीक है। इलेक्शंस कहाँ कहाँ पे नहीं होते हैं, जो ऑटोक्रेटिक नेशंस होते हैं, सपोज कि जहाँ पर मतलब एक ही रूलर होता है, जैसे कि हिटलर था जर्मनी में, चाइना में, ऐसे ऐसे ऑटोक्रेटिक नेशंस हैं, उन देशों में इलेक्शंस नहीं होते हैं। खाली जो डेमोक्रेटिक होती है, रिपब्लिक कंट्रीज होती है, वहाँ पर इलेक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया है, हमारा देश रिपब्लिक है क्योंकि हम यहाँ पे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ना कि वो हेरिडिटी से, मतलब इसका दादा या बाप वाइस प्रेसिडेंट था अब ये भी बनेगा, ऐसा नहीं है हमारे देश में, हम उसको इनडायरेक्टली चुनते हैं, ठीक है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका काम है कि वो इंश्योर करते हैं कि इलेक्शन प्रॉपर से हो, उनमें कोई दखलबाजी ना हो, ठीक है। और इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं इनको हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कभी भी आपको ये लाइफ में काम आएगा, ठीक है। इलेक्शन इंडिया आर कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। इतना आपको। अब हम आते हैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं शॉर्ट शॉर्ट, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला इलेक्शन कमीशन किस पार्ट में आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 और आर्टिकल्स 324 से लेके आर्टिकल 329 तक कवर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो पहली बार इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस हुए हमारे देश में, वो 1951 से लेके 1952 में स्टार्ट हुए, ठीक है। आर्टिकल 326 क्या बोलता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो हम बोलते हैं ना आपका अधिकार है, आपका हक है कि वोट डालने का, वो आर्टिकल 326 बोलता है हमें, ठीक है। और जो राइट वोट है ये हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं नहीं है, क्योंकि मतलब फंडामेंटल राइट है कि अगर आप नहीं डालोगे, आपके पास मतलब कोई घर आएगा, नहीं नहीं आपको ये डालना है, ये एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आपको अपनी मर्जी है, आप वोट डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। जो 1988 से लेके तक टाइम था, उस टाइम हम बोलते थे जो भी 21 ईयर्स ओल्ड है खाली वही वोट डाल सकता है, जिसने मतलब 21 एज क्रॉस की होगी वही मतलब इलेक्शंस में मतलब वोट डाल सकता है। लेकिन 1988 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ये होते क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मतलब चेंज जब लानी होती है उसी को हम बोलते हैं, इनको कुछ अमेंड करना है, चेंज करना होता है किसी एक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कि 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब होता है, 1988 में। और उससे क्या होता है वहाँ पर, इस एक्ट से क्या आता है कि जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस होती है 21 से लेके 18 एज तक। इसलिए आज हम बोलते हैं अगर आपकी एज 18 है तो आप वोट डाल सकते हो आराम से, अब आपको 21 होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी नहीं है, आप 18 ईयर्स ओल्ड है। हमको पता है कि मैंने आपको जो सेकंड यूनिट है वहाँ मैंने आपको पढ़ाया है लेजिस्लेचर। देखिए ये तीन आर्गन्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में कौन आता है, जो पार्लियामेंट है वो आता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं इसमें। और जो एग्जीक्यूटिव है इसमें आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसमें ये सब आते हैं। और जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब इनका काम क्या है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है ना, पार्लियामेंट वगैरह, लोकसभा, राज्यसभा, इनका काम है लॉ बनाना, कानून बनाना, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, डीसी वगैरह जो भी आते हैं, इनका काम है जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है इनको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड में, ठीक है। किसका काम है ये, एग्जीक्यूटिव का। और जो जुडिशरी है इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इनका काम क्या है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और जो इन एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट किया है ग्राउंड पे, जिन्होंने मतलब इसको एस्टेब्लिश किया है फिर ग्राउंड पे, क्या इस लॉ से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ तो नहीं हुई, क्या कोई लॉ वायलेट तो नहीं हुआ, कोई फंडामेंटल राइट वायलेट तो नहीं हुआ। अगर इनको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है तो जुडिशरी इसको बोलती है हाँ ठीक है आप इस एक्ट को पास कर सकते हो, आप ये मतलब ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर इनका लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव बॉडी का अगर कोई लॉ, कोई एक्ट कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेट करता है, कोई फंडामेंटल राइट या कोई आर्टिकल वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाई कर सकती है। नहीं, वो बोल सकती है उस टाइम इस लेजिस्लेटिव को या इस एग्जीक्यूटिव को, नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, आपने जो लॉ बनाया है, कानून बनाया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, आप अपने एक्ट को अभी के अभी ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। और ये जुडिशरी का काम है, इसलिए हम बोलते हैं जुडिशरी हमारी जो इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है, सबसे पावरफुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी है, ठीक है। तो यहाँ तक आया आपको समझ। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको पता है कि हमारी कंट्री जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर है विथ यूनिटरी बेसिस। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब ये है कि जो हमारे जो पावर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
लेकिन कभी कभी हम यूनिटरी भी होते हैं, जैसे कि कुछ इमरजेंसी आती है, कुछ ऐसा होता है हमारे देश में, तो उस टाइम हम यूनिटरी भी बेसिस, उस टाइम खाली सेंट्रल का चलता है, इसीलिए हम बोलते हैं वी आर ए फेडरल विथ यूनिटरी बेसिस। ठीक है। अब जो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो लेजिस्लेचर में है इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है एक पार्लियामेंट, एक आता है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। जो स्टेट में पार्लियामेंट्री बॉडी लाइक होती है उसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, और जो सेंटर में होती है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। स्टेट में भी पार्लियामेंट होता है और उसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विधानसभा। लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है? सेंटर में लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट भी आता है पार्लियामेंट में। और स्टेट लेजिस्लेचर में भी आता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है। लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स है, मतलब कितना कितने मेंबर्स आ सकते हैं लोकसभा में? 552। लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? 545। हमें पता है जो ये ना लोकसभा राज्यसभा, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है सेकंड यूनिट में, आप वो जाके वीडियो देखना। अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा बहुत ही बड़ा लेक्चर बन जाएगा। ठीक है। पार्ट 15 में आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक कवर करता है, और ये इंडिपेंडेंट है, और इसको क्या काम है? टू कंडक्ट इलेक्शन फ्री एंड फेयरली, कोई करप्शन ना हो इस इलेक्शन में, इसका काम यही है इलेक्शन कमीशन का। ये किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? देखिए, जो पार्लियामेंट में इलेक्शन होते हैं, जो लोकसभा के, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, उनको भी कंडक्ट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और जो स्टेट असेंबली में इलेक्शंस होते हैं, जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में होते हैं, उनको भी कंडक्ट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। खाली जो होते हैं पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस, उनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट करता है उन इलेक्शंस को। बाकी जो भी इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, उनको कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं उनको भी कौन कंडक्ट करता है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। खाली जो मैंने आपको पहले ही बोला स्टार्टिंग में, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और जो 74 है, 73rd पंचायत से डील करता है, और 74 म्यूनसिपैलिटी से डील करता है, और इन इलेक्शंस को खाली कंडक्ट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। बाकी जो भी इलेक्शंस है हमारे देश में, उनको ECI कंडक्ट करता है। अब आती है बारी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब इसके मेंबर्स कितने होते हैं। पहली बात ये आपको दिमाग में याद रखना है कि इसका कोई फिक्स नहीं है। इसमें जो मेंबर्स है वो वेरी हो सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। T to T, टाइम टू टाइम वेरी हो सकते हैं, ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है कि मतलब इसमें खाली 5 मेंबर्स या 3 मेंबर्स बैठ सकते हैं लाइफ टाइम, उतना ही होगा नहीं, कभी एक भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन में, या ये वेरी हो सकता है। सिंपल आप ये याद रखना। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, आपको अगर ये पूछा जाएगा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, आपको बोलना है कि इसमें टोटल 3 मेंबर्स है। ठीक है। कितने मेंबर्स है? 3 मेंबर्स है। एक है, नंबर 1 होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो हेड है सबसे बड़ा, और 2 आते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। ये 2 और ये मिला के कितने होते हैं टोटल? प्रेजेंट में 3 होते हैं इसमें मेंबर्स। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, और इलेक्शन कमिश्नर एक होता है, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वही होता है 1+2 = 3। इन तीनों को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। जो भी इसके मेंबर्स हैं, इन तीनों को कौन अपॉइंटमेंट करता है? जब भी आपको अपॉइंटमेंट की बात आएगी, सबको हमारे कंट्री में सबको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। जो सैलरी होती है इन मेंबर्स की, वो होती है जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जितनी सैलरी उसकी होती है, उनकी उतनी ही सैलरी इन मेंबर्स को भी होती है, तीनों को। ठीक है। और जो इनका टेन्योर ऑफ ऑफिस होता है, ये कितने ईयर्स तक ऑफिस में रहते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या इलेक्शन कमिश्नर, कितने ईयर्स तक वो ऑफिस में रह सकते हैं? वो 6 ईयर्स। ठीक है। 6 ईयर्स तक ये ऑफिस में रह सकते हैं। और ये कितनी एज तक, मतलब ये बन सकते हैं मेंबर्स ECI के? जब तक इनकी एज 65 है तब तक ये मेंबर्स बन सकते हैं, 65 एज के बाद ये नहीं बन सकती है। ठीक है। और जो इंक होती है वोटिंग में, ये आपको याद रखना है, जो वोटिंग में इंक होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंडेलिबल इंक। ये आपको ऐसे जनरल में याद रखना होगा। पावर्स क्या है इसके, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो वही काम, इसके पावर्स वही है ECI के। फ्रीली इलेक्शंस करना, फेयरली इलेक्शंस करना, कोई दखलबाजी ना हो, करप्शन ना हो। हमारे इलेक्शंस में कुछ पैसों की वजह से आपने किसी को ख़रीद लिया होगा और इलेक्शन आपने जीत लिए होगे, वैसा काम नहीं है इसका। इसका काम है फेयरली इलेक्शंस करना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, और टाइमली। ये नहीं कि
जितना आपको मर्जी है आप 2 साल इलेक्शन में गुजारो, 3 साल करते रहो इलेक्शंस, ऐसा नहीं है। एक टाइमली इसको इलेक्शंस कंडक्ट करना है। इफेक्टिव जो इलेक्शंस होते हैं वो काम इसका है, और रेगुलेटेड में इसको इलेक्शंस करना है। दखलबाजी इसमें नहीं चलेगी। अब आपको ये याद रखना है, देखिए इसमें जो मेंबर्स है वो वेरी होते थे। जो 1950 से लेके 1989 तक था, ये सिंगल मेंबर बॉडी था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसमें खाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर था 1950 से लेके 1989 तक। लेकिन 1989 में ये 3 मेंबर बॉडी बन गई, इसमें 3 मेंबर्स आ गए। 1990 से फिर से ये सिंगल मेंबर बॉडी बन गई, लेकिन प्रेजेंट में सिंस 1993 में इसमें 3 मेंबर्स है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला। प्रेजेंट में ये 3 मेंबर बॉडी है। अगर आपको पूछा जाएगा, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 है इलेक्शन कमिश्नर्स। ये 3 मेंबर बॉडी है आज के टाइम। और ये ऑल इंडिया बॉडी है, ये आपको याद रखना है, नॉट सेंट्रल, क्योंकि ये स्टेट के भी इलेक्शन कंडक्ट करता है और सेंटर के भी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑल इंडिया बॉडी। और ये क्या है, ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है उसी के थ्रू आई है, ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पार्ट 15 इसी से डील करता है, ये आपको याद रखना है। पार्ट 15 और आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपका रहा ECI जो पूरा का पूरा था। अब हम आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर आप इसका ये भी याद रखना कि अगर जो इलेक्शन है, अगर इसको लगता है कि कभी ये जो इलेक्शन है इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, तो उस टाइम ECI क्या कर सकता है, ये कैंसिल भी कर सकता है इन इलेक्शंस को। अगर इसको लगता है कि ये इसमें कुछ करप्शन हुआ है, तो ये उस टाइम इलेक्शंस को कैंसिल भी कर सकता है ये बॉडी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको याद रखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। परमानेंट बॉडी है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और ऑटोनॉमस बॉडी है, और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके चारों के चारों ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आती है, अगर हम बोलेंगे कि जो इसके मेंबर्स है इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। इनको नॉर्मली हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इनको इनको रिमूव करना बहुत ही कठिन प्रोसेस है। जैसे कि जो जज होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, जैसे उसको रिमूव किया जाता है मेजॉरिटी जब मतलब 50% प्लस वोट्स आएंगे 2/3 और जो प्रेजेंट होंगे उस टाइम उस राज्यसभा या लोकसभा में, तभी जो है इन मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जितने मेंबर्स है आधे कुछ लोगों ने बोला हमें इनको रिमूव करना है, इनको रिमूव किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इनको मेजॉरिटी के साथ वोटिंग आपको करानी पड़ेगी। जब मैक्सिमम वोटर्स आएंगे तभी इनको रिमूव किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब हम आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। असल में इसका मतलब क्या है, जो कमिटीज़ है ना जो इलेक्शंस के रिलेटेड है, हमें वही पढ़नी है। सिंपल मैं आपको अगर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन को कैसे हम सही किया जाए, इलेक्शंस को कैसे सही किया जाए ताकि इनमें कुछ गड़बड़ ना हो, करप्शन ना हो, फेयरली इलेक्शंस हो, तो उन्हीं को हमें रिफॉर्म करना है। इसलिए इसका नाम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं ताकि जो इलेक्शन है वो सही से हो जाए, इनमें कुछ गुंडेबाज ना आए, चोरी ना हो इलेक्शंस में, फेयरली हो जाए इलेक्शंस में। वही वही रिफॉर्म्स हमने जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ 1950 से लेके, वही हमें थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ना है 1950 से लेके 2020 तक, या अभी तो लेटेस्ट नहीं है कुछ 2010-15 तक कौन कौन सी रिफॉर्म्स लाए हमने इलेक्शंस में, मतलब कुछ क्या क्या नया आया जिससे हमारे इलेक्शन स्मूथली हो रहे हैं, ठीक है। वही हमें पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। पहले हमें पढ़ना है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे बिफोर 1996, क्या कौन कौन से रिफॉर्म्स थे हमारे इलेक्शन में, और 1996 में कौन से रिफॉर्म्स थे, और 1996 के बाद कौन से रिफॉर्म्स आए, और 2010 से कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हमें यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, ठीक है। वही हमें देखना है अब इस लेक्चर में। देखिए हमें पता है कि जो 1996 से पहले जो रिफॉर्म्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे। पहले पहले 1996 से पहले इलेक्शंस अच्छे से नहीं हो रहे थे, इनमें चोरी हो रही थी, करप्शन था ज़्यादा। लेकिन 1996 के बाद असली रिफॉर्म्स आ गए, जिनसे इलेक्शंस स्टार्ट होने लगे अच्छे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 1996 से पहले वोटर आईडी भी नहीं था, खाली आपका नाम होता था वहाँ इलेक्टोरल लिस्ट में कि हाँ आपने इसको वोट डाला है, आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। ये सब 1996 के बाद हुआ, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था TN सेशन, वो एक IAS ऑफिसर था 1990 से लेकर
96 तक 6 ईयर्स का था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जो ये मेंबर्स है ECI के, इनका जो ऑफिस ऑफ टेन्योर है वो 6 ईयर्स है, इसलिए ये 1990 से लेकर 1996 तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और इसने बहुत सारे चेंजेस लाए इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। पहली बात क्या क्या हुआ, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि एज रिड्यूस की गई, क्योंकि पहले जो एज थी आपको वोट डालने की वो थी 21, अब ये नहीं, अब 18 ईयर्स है, आप 18 के हो जाओगे, आपको हक है, आप वोट डाल सकते हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये किससे हुआ, जो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1998 में। यहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगा, बाकी आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो भी कब इंट्रोड्यूस हुई, 1989 में, क्योंकि इससे पहले कैसे वोटिंग होती थी, जो बैलेट पेपर होते थे, मतलब अब इलेक्ट्रॉनिकली वोट होने स्टार्ट हुए, आप बायोमेट्रिकली वोट्स डाल रहे हो, पहले पेपर में आपको साइन करना था, थंब इम्प्रेशन लगाना था, वैसे वैसे उन्हीं को बोलते हैं बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी। लेकिन 1989 से EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें स्टार्ट हुई। पहले हमने इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, 1998 में हमने इसको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में यूज़ किया। लेकिन जो हमने फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस में इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज़ किया है वो थी कौन सी स्टेट, गोवा में। पहली बार हमने अच्छे से EVM को कहाँ यूज़ किया, गोवा में, इन 1999, ठीक है। और जो 90 हम कौन सी रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, बिफोर 1996, इससे पहले क्या क्या था, ठीक है। बूथ कैप्चरिंग इन 1989। देखिए बूथ कैप्चरिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे वोटिंग पड़ रही है ना, जहाँ पे कुछ इलेक्शंस या कुछ वोटिंग चल रही है, वहाँ पर कुछ गुंडे लोग आते हैं और वो उस बैलेट सिस्टम को, EVM को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मारते हैं या कुछ और करते हैं, गुंडेबाजी करते हैं, किसी को डराते हैं कि आपको इसको वोट डालना है, इसको नहीं डालना है, कि यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा वगड़ा वहाँ पर होता है। तो ऐसे ऐसे होता था, इसी इसी को हम बोलते हैं बूथ कैप्चरिंग। या वो जो वहाँ पे मतलब बूथ पोलिंग होती है उसी को उन्होंने चोरी की, जिससे वोटिंग हम कराते हैं उसी को उन्होंने उड़ा के लिया, तो वोटिंग ही खत्म हुई, इलेक्शन ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बंदा जीत जाए। तो ऐसा ऐसा होता था पहले, ठीक है। इसी को नाम हम बोलते हैं बूथ कैप्चरिंग। ये यही आपको लिखना है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मेरे वर्ड्स है ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और भी क्या हुआ, 1996 में कौन से रिफॉर्म्स आए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हम बिफोर 1996 के पढ़ेंगे, 1996 का पढ़ेंगे और सिंस 2010 का पढ़ेगा, कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला कि जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला जो वो है जो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का मेंबर होगा, नंबर 1। और जो दूसरा है वो किसी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का मेंबर होगा, और दूसरा कोई इंडिपेंडेंट होता है जो किसी भी पार्टी से नहीं है, जो खुद इंडिपेंडेंट है, वो खुद अपनी पार्टी बनाना चाहता है। हम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स को कर सकते हैं, इसको हम किस एक्ट में कर सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर इंसल्टिंग द नेशनल ऑनर एक्ट ए पर्सन हु इज कन्विक्टेड फॉर द फॉलोइंग ऑफेंसेस। हम किसी पर्सन को इलेक्शंस लड़ने से या इलेक्शंस कंटेस्ट करने से हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। किन 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 से बेसिस पे हम इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अगर वो किस में पकड़ा गया कि इसने कुछ इंसल्ट किया होगा नेशनल फ्लैग का, या उसने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपने कुछ इंसल्ट किया होगा, रूल तोड़ा होगा, या उसने मना किया होगा कि मैं नेशनल एंथम पे सिग्नेचर नहीं करूँगा, ऐसा ऐसा अगर उसने किया है तो हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और ये आपको याद रखना है कि हमने 1996 से पहले जहाँ पर हम वोटिंग करा रहे, इलेक्शंस हो रहे थे, वहाँ पर जो ये शराब वराब वगैरह है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, सेल वगैरह हो रही थी। लेकिन 1996 में क्या क्या आया रिफॉर्म, इन्होंने बोला जो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है या हम इसको ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर पोलिंग हो रही है, जहाँ पर इलेक्शंस हो रही है, 48 आवर्स तक कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है जहाँ पर वोटिंग हो रही है। अगर उसको पकड़ा गया तो उसको पनिशमेंट मिल सकता है, 6 मंथ्स तक उसको पनिशमेंट मिल सकता है, और विथ फाइन 2000 भी उसको मिल सकता है, अगर उसको इस ऑफेंस में, इस जुर्म में पकड़ा गया कि उसने कुछ शराब वहाँ भेजा होगा, किसी को दिया होगा या खुद पिया होगा। ऐसा इन्होंने अब इसको प्रोहिबिट किया गया, कहाँ पे, जहाँ पर उस टाइम वोटिंग हो रही होगी, इलेक्शन हो रहे होंगे, 48 आवर्स तक आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या हुआ, जो इलेक्शन थे इन्होंने इनको टाइम रिड्यूस किया। उन्होंने बोला अगर जो असेंबली है वो डिज़ाल्व हुई है, लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा अगर डिज़ाल्व हो रही है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फिर से इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, ठीक है। उनको बोलते हैं बाई इलेक्शन। जब लोकसभा डिज़ाल्व होती है और आपको जल्दी जल्दी इलेक्शंस करने पड़ते हैं विद इन 6 मंथ्स, इसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शंस।
और जो हॉलीडे टू एम्प्लॉयज़, ये आपको उतना नहीं है कि ये बोलता है कि अगर जिस दिन वोटिंग होती है उस टाइम तो छुट्टी होती है एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उनको उस टाइम की भी सैलरी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस टाइम वोटिंग हो रही थी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये मतलब रिफॉर्म हुआ। और जो प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स एंटरिंग इनटू द नेबरिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन, देखिए पहले क्या होता था 1996 से पहले जहाँ पर इलेक्शंस होते थे ना, वहाँ पर ऐसे आते थे कुछ डिफेंस पर्सन, गन वन वगैरह होते थे उनके पास, ऐसा लगता था कि कोई मूवी चल रही है, शोले वगैरह। लेकिन 1996 के बाद ऐसा नहीं है, वहाँ पर आर्म्स अलाउड नहीं रखे उन्होंने। ठीक है, इवन कि आज तो आते हैं फिर भी, लेकिन जो रूल है रिफॉर्म लाए उन्होंने, बोला नहीं आप आर्म्स नहीं रख सकते अपने पास जहाँ पर ये पोलिंग हो रही है, जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, और भी क्या हुआ, वोटिंग थ्रू पेस्ट जो पोस्टल बैलेट है उससे वोटिंग होनी स्टार्ट हो गई। आपको पहले यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी, यहाँ से अब स्टार्टिंग वोटिंग हुई किसकी, ओपन बैलेट सिस्टम की। ओपन बैलेट सिस्टम मतलब यहाँ पर ओपन वोटिंग होना स्टार्ट हो गई, सबके सामने अब वोटिंग हो रही है, मतलब सबको पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चल रहा है कि मैंने किसको वोट डाला, मैंने किस कैंडिडेट को चुना है। जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको, जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, उसको हम सेक्रेटली चुनते हैं, क्योंकि उसको हम डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। जो हमारे मेंबर्स है लोकसभा राज्यसभा के, हम उनको चुनते हैं। और जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स फिर होते हैं, वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम उसमें डायरेक्टली, जो हम कॉमन लोग हैं, हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम किनको चुनते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को। और फिर राज्यसभा मेंबर्स या लोकसभा मेंबर्स किसको चुनते हैं, हमारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओपन वोटिंग सिस्टम है। यहाँ पर सीक्रेट बैलेट की तरफ वोटिंग नहीं है जैसे प्रेसिडेंट में है। यहाँ पर हमें पता होता है हाँ मैंने किसको वोट डाला है और मैंने किसको चुना है। ऐसा नहीं है कि आप आज किसी को वोट डालोगे, बाद में आप बोलोगे अरे मैंने तो इसको वोट डाला ही नहीं था, ये कैसे मेरा वोट कैसे इसका चला गया। क्योंकि आपके पास अब, ये आपको याद रखना है, एक सेकंड, कहाँ गया है, हाँ ऐसा रखना है, वीवीपैट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरीफेबल ऑडिट ट्रायल। यहाँ पर जब आप वोट डालते हो, आपको एक पर्ची मिलती है, एक स्लिप मिलती है कि आपने किसको वोट डाला है, उसका नाम आ जाता है। और ये स्लिप 30 सेकंड्स तक रहती है आपके पास। आप इस स्लिप को घर नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि हाँ मैंने जिसको मैं चाहता था मैंने उसी को वोट डाला है, बाई मिस्टेक गड़बड़ तो नहीं हुई, आपको वो पता चलता है। इसी को हम बोलते हैं वीवीपैट, वोटर वेरीफेबल ऑडिट ट्रायल। ठीक है, मैं आपको इसकी बाद में पिक्चर भी दिखाऊंगा ये कैसा होता है वीवीपैट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर आती है बात जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी टू ऑप्ट टू वोट थ्रू प्रॉक्सी इन 2003। देखिए इसका मतलब ये है कि जो डिफेंस के पर्सनस हैं, अगर वो वोट डालना चाहते हैं लेकिन वो उस टाइम मतलब नहीं डाल सकते, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वो भी मतलब वोट डाल सकते हैं। जो उनके घर वाले हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो वोट डाल सकते हैं। किनके बदले, जो डिफेंस पर्सन खुद है, अगर उनको कुछ उस टाइम ड्यूटी या वगैरह कुछ और काम है तो उनका जो मेम्बर्स है वो भी वोट डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर आती है अगर किसी का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। देखिए 1996 से पहले अगर किसी ने कुछ मर्डर भी किया होगा, चाहे उसका कोई भी क्राइम हो, जुर्म हो, वो फिर भी यहाँ इलेक्शंस में आता था। लेकिन 1996 के बाद सब कुछ चेंज हुआ। अब उसको हम अच्छे से चेक कर रहे हैं, जो मतलब वोटिंग में आ रहा है, उस कोई पर्सन जो कंटेस्ट जो इलेक्शंस लड़ रहा है, तो उसको हम अच्छे से अब हम चेक करते हैं कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या जो आज अगर ये इलेक्शंस लड़ रहा है, क्या इससे पहले 6 मंथ से पहले इसका कोई केस वेस तो नहीं आ रहा है, कि इसने कुछ जेल वेल तो नहीं, जेल वेल में तो नहीं रहा है 1-2 साल के लिए। और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम चेक करते हैं। मतलब अब अच्छे से हो रहा है। ऐसा नहीं कि अब कोई भी मर्डर, कोई गुंडा है, कोई क्रिमिनल है जिसने मर्डर किया होगा वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकता है, नहीं, ऐसा अब नहीं है। ये 1996 के बाद हुआ नहीं, लेकिन 1996 से पहले ऐसा होता था, क्रिमिनल्स मर्डरस आते थे यहाँ इलेक्शंस लड़ने। और यहाँ पर और भी रिफॉर्म हुआ राज्यसभा में, क्योंकि पहले हम बोलते थे जो मतलब अगर राज्यसभा का कोई मेंबर है, अगर उसको कोई चुनता है तो वो उसी स्टेट का होना ज़रूरी है।
उसी स्टेट का उसको डोमिसाइल होना ज़रूरी है जहाँ पर उसको चुना जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो किसी भी स्टेट का हो उसको किसी भी स्टेट में चुना जा सकता है। ये मतलब अच्छी बात है, राज्यसभा में ये रिफॉर्म हो, ये मतलब रिफॉर्म्स यही होते हैं क्या क्या हमने नया नया लाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मैंने आपको बोला इंट्रोड्यूस हुआ क्या, ओपन बैलेट सिस्टम। अब हम ओपन में वोटिंग करते हैं, सबको पता चलता है कि वो मैंने किसको वोट डाला। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चला कि मैंने किसको वोट डाला। अब इसको हमने ख़त्म किया है, अब हम वोटिंग कर रहे हैं ओपन बैलेट सिस्टम के साथ, ठीक है। और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एग्जिट पोल्स में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, मतलब जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मीडिया वीडिया वगैरह नहीं आ सकता है। वो आपने वोट डाला होगा तो बाहर आपको एक पर्सन मिलेगा, हाँ बोलिए आपने किसको वोट डाला है। अब ऐसा नहीं है, जब एग्जिट पोलिंग जो सब कुछ ख़त्म होगा 48 आवर्स तक, उसके बाद आप मीडिया में आ सकते हो, आप मीडिया को बोल सकते हो। लेकिन जब तक वो वोटिंग चल रही है उस टाइम के बीच आप किसी को ये नहीं बोल सकते, कोई मीडिया किसी मीडिया पर्सन का ये राइट नहीं है कि वो आपको उसी टाइम पूछेगा कि आपने किसको वोट डाला है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बोला पहले ही कि ये वाला इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट वोटर वेरीफेबल पेपर एडिट ट्रायल, ये एक सिस्टम है, मशीन है, जहाँ पर आपको एक स्लिप मिलती है 30 सेकंड्स तक। लेकिन वो स्लिप आप घर नहीं ले जा सकते हो, ये आपको याद रखना है। वहाँ से इस स्लिप से आपको पता चलता है कि मैंने किसको वोट डाला है। ये अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ नोटा, मतलब जो नान ऑफ द है ना, मतलब अगर अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को नहीं चुनना है, आपको ये ऑप्शन वहाँ पर मिलता है कि आप इस नोटा ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, मतलब आपने किसी कैंडिडेट को नहीं चुना है, ठीक है। और ये भी हुआ 2013 से ऑनलाइन हुआ एनरोलमेंट, मतलब जो आपको एप्लीकेशन फार्म अगर आपको फिल करना है एनरोलमेंट में इलेक्शंस में जो इलेक्टोरल रोल है, अब आप पहले आपको कहाँ जाना पड़ता था, पहले आपको ऑफिस में फाइल जो फार्म है ऑफलाइन वगैरह सिस्टम करना पड़ता था, लेकिन अब आप खुद ऑनलाइन अपना जो रजिस्ट्रेशन है आप कर सकते हो यहाँ। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था कि इंट्रोड्यूस हुआ नोटा नान ऑफ द एबो ऑप्शन। यहाँ से आप किसी को भी वोट नहीं डाल सकते हो, ठीक है, आप इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। और ऑनलाइन हो गया ये रजिस्ट्रेशन, अब ऑफलाइन नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लगाएगी एग्जिट पोल्स में, वीवीपैट भी मैंने आपको समझाया अच्छे से, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं। अब बात हो रही थी कि जो पर्सन जेल में है या पुलिस कस्टडी में है, क्या वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ क्या उनको हक है वोट डालने का, इलेक्शन लड़ने का। सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट था, जो पटना हाई कोर्ट ने बयान दिया था, उन्होंने बोला नहीं, उनका कोई राइट नहीं है वोट डालने का अगर कोई पर्सन जेल में है। लेकिन पार्लियामेंट एक एक्ट लाती है, वो बोलती है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, ठीक है, जो उसमें रूल्स है, अगर जो ये जेल में पर्सन है अगर ये रूल्स को फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू जो उसमें इस एक्ट में बताया गया है, अगर ये उसी के अकॉर्डिंग है तो वो चाहे फिर ये कहीं पे भी हो, जेल में हो, पुलिस कस्टडी में हो, ये वोट डाल सकता है। लेकिन जो इसमें टर्म्स दिए गए हैं, अगर वो टर्म्स ये पर्सन ये बंदा फॉलो नहीं करता है तो फिर इसका कोई राइट नहीं बनता है। मतलब यहाँ पर आप ये याद रख सकते हो कि जो पर्सन जेल में है, पुलिस कस्टडी में है, हाँ हाँ वो भी कंटेस्ट इलेक्शंस कर सकता है। ये कब आया, 2013 में ये रिफॉर्म, ठीक है। खाली ऐसा है, कंडीशन ये है कि जो प्रोविजन है इस एक्ट में, खाली वो उन एक्ट्स को फॉलो करना चाहे, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी क्या हुआ, अगर आपको किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, आप उसको विद इन 3 मंथ्स आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी उस बंदे के खिलाफ, और विद इन 3 मंथ्स आपको प्रोसेस चलाना पड़ेगा। उसके बाद आप इस पर्सन को रिमूव कर सकते हो जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। और जो ये है इलेक्टोरल रिफॉर्म सिंस 2010 में क्या हुआ कि जो एक्सपेंडिचर है इन इलेक्शंस में, इनको इंक्रीज़ किया गया 40 लाख से लेके 70 लाख तक। इवन कि ये 1 करोड़ भी जाता है किसी के, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली 70 तक हो जाएगा, इसमें कभी कभी 1 करोड़ भी होता है इसमें। लेकिन हाँ, इंक्रीज़ किया गया, पहले कितना ही था, पहले खाली 40 लाख था, अब इसको कितना किया गया 70 लाख तक अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। और आपको एक फ़ोटो मिलता है कैंडिडेट का, इसको जिसको हम बोलते हैं ईवीएम। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वहाँ पर उस बंदे का फ़ोटो आता है जिस बंदे को आपने वोट डाला है, इतने इतने रिफॉर्म्स हुए हैं। देखिए ये है वो मशीन वीवीपैट, जो मैंने आपको बोला वोटर वेरीफेबल पेपर एडिट ट्रायल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स में। ये वो मशीन है, यहाँ से आपको स्लिप निकलती है जो कि वेरी होती है,
जो है कि कहीं पे लिखा है 7 सेकंड्स, आप ये याद रखना 7 to 30 सेकंड तक आपको ये स्लिप मिलती है, जहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ आपने किसको वोट डाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो यू कैन व्यू इट फॉर 7 सेकंड्स। और ये भी आपको याद रखना है, आप इसको घर नहीं ले जा सकते इस स्लिप को, ठीक है। यहाँ से आपको क्या होता है, वेरीफाई होता है, हाँ हाँ जिसको मैंने डाला है वही है, कन्फर्म होता है अपने अंदर से, और आप सेटिस्फाई होते हो। इसको बोलते हैं VCS, ठीक है। ये आपको याद रखना था। अब जो इसमें और एक टॉपिक है वो है पार्टी सिस्टम, ठीक है। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पर आइडिया दूंगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, ये वेरी होती है। देखिए इनके 4 टाइप्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। अब बस यहाँ पर मैं आपको नोट्स नहीं दिखाऊंगा, खाली मैं आपको बताऊंगा, आपको वही याद रखना है, ठीक है। 4 पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे देश में। एक होती है रिएक्शनरी पार्टी, दूसरी होती है कंजर्वेटिव पार्टी, और तीसरी होती है लिबरल पार्टी, और फोर्थ होती है रेडिकल टाइप पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब आप बोले कि कौन सी पार्टी किस किस में आती है। देखिए जो लिबरल टाइप पार्टी है जो हमारे सेंटर में है, जैसे कि हमारा कांग्रेस है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, INC जो है वो लिबरल पार्टी है, क्योंकि वो उतने थोड़ा खतरनाक टाइप के नहीं है। आप इतना याद कि लिबरल टाइप के है, वो मॉडरेट टाइप के है, ठीक है, नाम से पता चलता है। जो दूसरी पार्टी है वो है रेडिकल पार्टी, उनको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड पार्टी, ठीक है। उसमें आते हैं CPI एंड CPM, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट जो है, उनको हम बोलते हैं रेडिकल पार्टी, क्योंकि वो थोड़े लोग खतरनाक है, ठीक है। और जो आती है रिएक्शनरी एंड कंजर्वेटिव पार्टी में कौन आते हैं, उनको हम बोलते हैं राइट साइड पार्टी। उसमें आता है BJP, जो भारतीय जनता पार्टी है, उस वो आती है रिएक्शनरी या कंजर्वेटिव पार्टी में, उनको हम बोलते हैं राइट साइड पार्टी में। जो चाइना है, रशिया है, वहाँ पर खाली वन पार्टी सिस्टम चलता है, जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। और जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहाँ पर है 2 पार्टी सिस्टम, रिपब्लिकन एंड कंजर्वेटिव, ठीक है। और जो इंडिया है, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर एक पार्टी 2 पार्टी नहीं है, यहाँ पर मल्टी पार्टी। अगर आपको ये कहीं पे कोई बोलेगा इंडिया का कौन सा पार्टी सिस्टम है, आपको याद रखना है इंडिया का है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम ये आपको याद रखना है। टोटल नेशनल पार्टीज कितनी है हमारे देश में? 7 है। टोटल नेशनल पार्टीज कितने हैं, मतलब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं हमारे देश में, वो है 7, ठीक है। कितने हैं? 7 नेशनल पार्टीज है और 59 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है। और ये आपको याद रखना है, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड। अगर आपको थोड़ा कंडीशंस आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको नेशनल या स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करनी है तो कौन से कंडीशंस है। नेशनल पार्टी के लिए आपको उस पार्टी को 4 स्टेटस में रिकॉग्नाइज मतलब जो 4 स्टेटस है वो उसको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। हाँ ये पार्टी बन सकती है, तभी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। या और अगर वो 60%, अगर वो 6% वैलिड वोटर्स किसी भी 4 स्टेटस में अगर उसको मिलते हैं, 6% वोटर्स अगर उसको वैलिड वोटर्स मिलते हैं कहीं पे भी 4 स्टेटस में उस पार्टी को, उसको हम बोल सकते हैं अब हाँ अब ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। ये थी मतलब कंडीशन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। या तो उसको कोई भी 4 स्टेटस है वो उसको बोलनी चाहिए हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी है, रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। यहाँ उसको 6% वोटर्स लाने पड़ेंगे किसी भी 4 स्टेटस में हमारे देश में, तब हम उसको बोल सकते हैं हाँ ये अब ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। देखिए जो मैंने आपको बोला 7 पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें कौन कौन आता है? BJP, INC, AITC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और दूसरा आता है NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, और आता है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और आता है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाली, और एक आती है BSP बहुजन समाज पार्टी। जैसे कि हमारे JNK में है JNK NC कांग्रेस पार्टी, और JK PDP जो मतलब मुफ्ती सईद वगैरह है वो उसमें है, और शेख अब्दुल्ला किससे थे? JK NC जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस। BJP जो BJP है ये 1980 में फाउंड हुई, ठीक है। और इसकी सिंबल लोटस है, ये आपको पता है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये ओल्डेस्ट पार्टी है हमारे देश में, क्योंकि हमें पता है INC का बनी 1885 में, और इनकी सिंबल क्या है? हैंड। कांग्रेस की सिंबल क्या है? हैंड है इनकी सिंबल। और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है जिसको हम बोलते हैं AITC, ये किसने लॉन्च की थी? ममता बनर्जी ने लॉन्च की थी 1998 में, ठीक है।
और इसकी जो सिंबल है वो है फ्लावर एंड ग्रास। और जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, इनकी जो सिंबल है वो है क्लॉक, और ये कब फार्म हुई 1999 में। और जो सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको किसने फाउंड किया, एम एन रॉय, कब 1925 में। और ये स्प्लिट होती है 1964 में, और फिर बनती है ये CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाली। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी सेम थी। ये जो सीपीआई है ना, ये ज़्यादा कहाँ पर है, केरला वेस्ट बंगाल जो है ना, वहाँ वहाँ पर ये पार्टी एग्जिस्ट करती है। और इसकी सिंबल है ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल। और जो सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इनकी सिंबल है हैमर, सिकल एंड स्टार। और जो बहुजन समाज पार्टी है, इसको फार्म किया गया 1984 में, किसकी लीडरशिप में, अंडर कंसी राम, और इनकी सिंबल है एलिफेंट। अगर आप इन पार्टीज़ को थोड़ा सर्च भी करोगे गूगल में तो आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये था आपका पूरा का पूरा थर्ड यूनिट। अगर आपको फर्स्ट यूनिट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट आपको 60 मार्क्स टोटल मिला के है। और जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है ये आपको 20-20 मार्क्स के बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 यूनिट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट आप मेरा चेक करना, मैं आपको प्ले लिस्ट दिखाऊँगा। जब आप मेरे चैनल पे जाओगे वहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम 6th सेमेस्टर। इसी में आपको सारे के सारे यूनिट्स मिलेंगे, जो भी मैं आपको जो मैंने वीडियो बनाया है आज ये भी मिलेगा, और जो ऑलरेडी यूनिट्स मैंने कवर किए हैं वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसमें आपको ज़रूर जाना होगा, वहाँ पर आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी को PDF भी चाहिए ये लेक्चर सुनने के बाद, मैंने एक कंपाइल PDF बनाई है, जहाँ पर आपको फिर लेक्चर देखने के बाद आपको, अगर आप ये पढ़ना भी चाहते हो खुद तो आप पढ़ सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना जिसको चाहिए, तो मैं उसको सेंड करूँगा। लेकिन मेरे चैनल पे जाके आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करना, वहाँ पर आपको ये वीडियोस मिलेंगे। और अगर आपको फर्स्ट यूनिट भी चाहिए रिवाइज में, मैं आपको उसको डिटेल में पढ़ाऊँगा A to Z, 1 घंटे में उसको कवर करूँगा। तो मुझे फिर कमेंट में बोलना। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।